नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शित पारेख, स्टॉक मार्केट एजुकेटर, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और स्टॉक ब्रोकर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर और इन्वेस्टर कई बार स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। अब जानते हो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक सा कारण है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर को ट्रेडिंग करते वक्त ये नहीं पता है कि उसको अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मान लो कि एज ए ट्रेडर आपको मालूम हो या ना हो कि कौन सा स्टॉक लेना है और कब लेना है, लेकिन आपको इतना अवश्य मालूम होना चाहिए कि स्टॉक कितना लेना है और कब बेचना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एज ए ट्रेडर आपको ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि एक स्टॉक में आपको कितना निवेश करना है और वर्स्ट केस में उस स्टॉक से आपको कब निकलना है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड that which stock to buy and when to buy is not so important, but it is much important that you know how much you should buy and when to exit from that particular stock in case if stock is moving against your expectation। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिसको मनी मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं। आप सिर्फ उस टेक्निक को फॉलो कर लोगे, आप उस जो टेक्निक को आपके ट्रेडिंग में यूज कर लोगे, सो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको शायद ये पता हो कि ना पता हो कि कौन सा स्टॉक लेना है और कब लेना है, लेकिन आप कितना लेना है और कब उससे निकलना है, सिर्फ वही चीज आप फॉलो कर लोगे। सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपकी जो कैपिटल जो है, जो आप स्टॉक मार्केट में लेके आए हो, आप 70 to 80% एटलीस्ट आप उस कैपिटल को बचा पाओगे। सो चलिए एक एग्जांपल से मनी मैनेजमेंट टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो मनी मैनेजमेंट टेक्निक सीखने जा रहे हैं, उससे पहले ये समझे कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते दौरान क्या गलतियां कर बैठता है। सो से फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मोस्टली कई इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो सारे स्टॉक में एक फिक्स क्वांटिटी लगाते हैं, सारे स्टॉक में एक फिक्स्ड क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर ने 100 क्वांटिटी खरीद ली किसी ऐसे शेयर की जिसका प्राइस 200 रुपये था, तो उसका इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में 20,000 रुपये का हो गया। फिर उसने एक दूसरा स्टॉक खरीदा 200 क्वांटिटी जिसका प्राइस था से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़, तो उस स्टॉक में उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 रुपये का। और तीसरा स्टॉक उसने वापस 100 क्वांटिटी खरीदी जिसका प्राइस था ₹500 रुपीज़, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000 रुपीज़। अभी यहाँ गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ क्या हो रही है कि 3 अलग अलग स्टॉक उन्होंने खरीदे, लेकिन सब में इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग हुआ है। एक में 20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, दूसरे में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है और तीसरे में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी यहाँ पे एक मुश्किल ये आ सकती है कि मान लो ऐसा हो सकता है कि जो 500 रुपीज़ वाला स्टॉक हो उसके अंदर ज़्यादा करेक्शन आए, उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाए, गिर जाए, तो टोटल जो पोर्टफोलियो है उसका 70,000 रुपीज़ का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और हो सकता है उसके विपरीत जो उसने 50 रुपीज़ वाला स्टॉक लिया था जिसमें उसका 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, उसके अंदर एक अच्छी रैली आ जाए,
उसका प्राइस बढ़ जाए तो ज़्यादा फर्क टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो ये एक गलत तरीका है। हम ये गलती करते हैं कि हम हमेशा हमारी जो क्वांटिटी है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। कई इन्वेस्टर मैंने देखा है मेरे करियर में कि वो 100, 200, 300, 500, 1000 ऐसी ही क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्वांटिटी जो है उसके साथ जो प्राइस से वो परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की बात आती है। यहाँ पे हमें ये सीखना है कि हमें प्राइस को, क्वांटिटी को हमें राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें उसकी जो वैल्यू है उसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो वैल्यू को कैसे राउंड ऑफ करें? बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेबल अमाउंट है, तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम से फॉर एग्जांपल 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो हम सबके अंदर 10,000 रुपये का ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। सब में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमें करना है, चाहे क्वांटिटी कितनी भी आ जाए, चाहे प्राइस उसका कितना भी हो, हम 10,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर चाहे वो प्राइस के हिसाब से उसकी क्वांटिटी 32 आती है, 78 आती है, 69 आती है, 58 आती है, उसको हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। 32 क्वांटिटी आती है तो हमें 40 या 50 नहीं करना है। वी हैव टू स्टिक विद द 32 ओनली, राइट? सो जैसा हमने वीडियो में पहले समझा कि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कौन सा स्टॉक ले रहे हैं या उसको कब ले रहे हैं, वो सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी चीज़ ये है कि हम पर्टिकुलर स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमें पहले से डिसाइड करके रखना होगा। और वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक स्टॉक के अंदर, उस पर हम मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस हम रखना चाहते हैं, वो भी हमें पहले से डिसाइड करके रखना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैंने पहले कहा, 1 लाख रुपए इन्वेस्टेबल अमाउंट है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं उसके 10 इक्वल पार्ट करूँगा। आप 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन एटलीस्ट 5 से ज़्यादा करोगे तो आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो ठीक ठाक रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 लाख रुपए के 10 अलग अलग पार्ट करूंगा, मतलब मैं 10 अलग अलग स्टॉक में निवेश करूंगा। तो ये 10,000 रुपये मैंने अलग कर दिए पहले पार्ट के, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें मैंने 10 अलग अलग पार्ट कर दिए। तो वो हो गए 1 लाख रुपए। अब जैसे मैंने बताया था कि मुझे पार्ट भी करने हैं और उसके साथ मुझे ये भी करना है कि मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है, बिकॉज मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला और उसके अंदर एक प्राइस में करेक्शन आना शुरू हो गया, तो मैं कब उस स्टॉक में से एग्जिट करूंगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 10,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, उसके अंदर मैक्सिमम में 8% का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकता हूँ। ये मेरा डिसीजन है। हो सकता है आप 10% लगाओ, 15% लगाओ, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिस्क यू आर एबल टू टेक, वो आपके पर है। मेरे हिसाब से मैं 8% मुझे आइडियल लगता है। तो 10,000 रुपये का जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उस पर मैं 8% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 800 रुपये पर पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे सब जगह 800 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा दिया, जिसका टोटल होता है 8,000 रुपये, राइट। अभी मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है और हम वर्स्ट टू वर्स्ट सोच के एग्जाम्पल को देख रहे हैं। बहुत मुमकिन, बहुत ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो 10 अलग अलग पोजीशन है
वो सारी पोजीशन जो है वो ट्रिगर हो जाए। हो भी सकती है, इसीलिए हम वर्स्ट टू वर्स्ट केस पे चल रहे, लेकिन मोस्टली वो पॉसिबल नहीं होता है। बट यहाँ पे हम वर्स्ट टू वर्स्ट केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो मैंने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में किया था। अभी वो स्टॉक जो है उसका प्राइस कुछ भी हो सकता था। से फॉर एग्जांपल वो स्टॉक का प्राइस हो सकता था 250 रुपये। तो मेरा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एंड 250 रुपये का स्टॉक का प्राइस, तो वो 40 क्वांटिटी मैंने ली होगी। अब दूसरा स्टॉक मैंने इन्वेस्ट किया, उसका प्राइस होगा से फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़। तो वो स्टॉक मेरा आया होगा 142.85। अब 0.85 तो हो नहीं सकता है, तो राउंड ऑफ करके 143 कर लीजिए। तो वो मैंने 143 क्वांटिटी खरीदी होगी। ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज मैंने खरीदी होगी, लेकिन सबकी जो वैल्यू है वो 10,000 के आसपास ही हुई होगी। अब मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 8% का मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सारी जो मेरी पोजीशंस है उसमें ट्रिगर हो जाता है। तो अब मेरे पास कितना पैसा बचता है? तो बहुत इजी है। 10,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट था और उसमें से मेरे 800 रुपये, मतलब 8% का मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया। तो अब मेरे पास बचता है 9200। इसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तीसरे के अंदर भी हुआ, चौथे में भी हुआ, 5 में भी हो गया, छठे में भी हुआ, सॉरी 7वें, 8वें, 9वें, 10 में सब में ट्रिगर हो गया। तो माई अमाउंट कम्स टू 92,000 रुपीज़। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए, अब मेरा 8,000 का लॉस चला गया। अब मेरे बचे कुल 92,000 रुपीज़। अब वापस मतलब मैंने 10 ट्राई की, 10 अलग अलग मैंने अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ये कोशिश जो थी वो नाकाम रही। मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो 9,200 रुपये अब मेरे पास वापस बचे हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10 अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। तो वापस अब मेरे पास जो 9,200 रुपये है वापस मैंने 10 अलग अलग स्टॉक में लगा दिए और वापस मैंने 8% का स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड किया। जैसे मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं 8% का स्टॉप लॉस में लगाऊंगा, तो वापस मैंने स्टॉप लॉस लगा दिए। 9,200 रुपये का 8% के हिसाब से कितना स्टॉप लॉस बनता है? सो इट कम्स अराउंड B7 इंटू 8%, तो वो होता है करीबन 736 रुपीज़। तो यहाँ पे लगा दिया 736, यहाँ पे सब जगह पे मैंने 736 रुपीज़ का स्टॉप लॉस वापस लगा दिया। तो टोटल कितना होता है? टोटल अब मेरा कितना लॉस जाने की संभावना है? सो वो होता है 7,360 रुपीज़। अब अनफॉर्चुनेटली मान ले कि वापस जो हमने दूसरी बार 10 अलग अलग पोजीशन खड़ी की थी, वो सारी पोजीशंस के अंदर 736 रुपीज का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो अब मेरे पास कितना पैसा बचता है? सो B7 माइनस B8 विच कम्स 8464। अब 8464 सारी पोजीशंस के अंदर बचता है, तो टोटल हो गया 84,000 रुपीज 640, 84,640। अब तीसरी बार खुदा ना खास्ता तीसरी बार मैं ट्राई करने जा रहा हूं कि चलो भाई मैं 20 बार असफल रहा, 20 बार अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो भी अब देखिए आपके पास 84,000 रुपीज की अमाउंट अभी भी है। इट मीन्स कि आपने 20 बार ट्राई किया, लेकिन अभी भी आपके पास 84% अमाउंट बच चुका है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड मनी मैनेजमेंट। मैंने देखा है कि कई बार इन्वेस्टर 1 लाख रुपए सिर्फ एक दिन में गंवा देता है, बट यहाँ पे आपको 20 अलग अलग कोशिश करनी मिल रही है, तो भी आपके पास अच्छा खासा पैसा बचता है। सो लेट्स सी द लास्ट टाइम, थर्ड टाइम वापस मेरे पास 8464 का अमाउंट पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। मैंने वापस अलग अलग 10 स्टॉक में वो पैसा निवेश कर दिया एंड मैंने डिसाइड किया था मैं उस पर कायम रहूंगा। मैं 8% स्टॉप लॉस वापस सबके अंदर लगाता हूं।
तो अभी कितना होता है, B9 into 8%, which comes around 677. तो लेट्स मेक इट राउंड ऑफ, 677 सब में मैं लगा देता हूं, तो वो टोटल अमाउंट हो जाता है मेरा लॉस का इस बार 6770। अब मान लो अनफॉर्चुनेटली तीसरी बार भी मेरे सारी पोजीशंस पे 677 के स्टॉप लॉस वो ट्रिगर हो जाते हैं, तो मेरे पास फाइनली कितना पैसा बचता है पर पोजीशन। सो B9 minus B10 which comes 7787, मतलब मेरे पास अभी जो है वो टोटल 77,870। कैन यू इमेजिन दिस कि 30 टाइम स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के बावजूद भी आपके पास 77,087 रुपीज अभी भी पड़े हैं। सो ये सारी जो कमाल है ना, ये सारी कमाल जो है ये मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की है। लोगों को पता नहीं होता है, वो ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट कोई भी मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है। आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपके हिसाब से फॉलो कर लोगे तो भी, जैसा मैंने पहले बताया था, आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 70 to 80% तक आप उसको बचा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज भी आपको मार्क करनी है कि ये कितनी अद्भुत मनी मैनेजमेंट टेक्निक है, कि आप एक चीज यहाँ पे मार्क करिए कि जब पहली बार मैंने 10,000 रुपये लगाए थे किसी स्टॉक में, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 800 के हिसाब से 800 रुपये बन रहा था, राइट। इसको ध्यान से समझिएगा, इट हैज बिकम 800 रुपीज, राइट। अब वापस मेरा वो 800 रुपये का जो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया, तो अब मेरे पास बचता है 9,200 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टॉक में। वापस मैंने 8% स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लगाया, तो अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बनता है 736। ये चीज आप मार्क करिए कि पहला स्टॉप लॉस था 800 रुपये का, दूसरा स्टॉप लॉस जो है वो 736। मींस जैसे मेरी कैपिटल अमाउंट है, जैसे ही मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम होती जाती है, उसके साथ साथ मेरा स्टॉप लॉस जो है वो भी कम होता जाता है। मैं भले ही 8% फिक्स लगाता हूं, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होने के साथ साथ मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी कम होता जाता है। तो 10,000 रुपये पर 8% का स्टॉप लॉस वो 800 रुपये होता है। 9,200 रुपये पर 8% के स्टॉप लॉस के हिसाब से 736 रुपीज होता है। वापिस दूसरी बार भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो विच कम्स अराउंड 8464। वापिस मैं 8% का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 8% के हिसाब से 8464 पर वो होता है 677। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस वन कि पहले 800 रुपये, फिर 736 एंड 677। मतलब ये कितना बढ़िया मनी मैनेजमेंट है, कितना उम्दा मनी मैनेजमेंट है कि जैसे जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम होती जाती है, वैसे वैसे आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी कम होता जाता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये मनी मैनेजमेंट टेक्निक सीख के मज़ा आया होगा, और आई होप कि आप ये टेक्निक को आपके ट्रेडिंग में शामिल कर सके और आप आपका पैसा उसको बचा सके। सो आप आपके वैल्यूएबल फीडबैक भी इसके अंदर डाल सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे पास और भी अच्छे अच्छे मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो आप ऑप्शंस में फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much.